तो चलिए हम नीट पीजी 2025 के रैपिड रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, उसमें कौन से मसल यूज होते हैं। जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तब डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होते हैं, जबकि नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव होता है। वो हमारे जो लंग्स है उसकी इलास्टिक रिकॉइल की जो फंक्शन है उसकी वजह से होता है। बाद में बात करें जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तब स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड, स्केलिनी, एलानासी इंक्रीज वर्टिकल डायमीटर, इसमें जो मसल के वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज हो गए और ये तीन मसल उसको जो है वो सक्सेसफुल बनाएंगे। बाद में बात करें तो एक्सपायरेशन, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में है वो उसमें एब्डोमिनल मसल यूज होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये चीज आपको खास याद रखनी है, ये मसल आपको रट लेने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है जब हमें कोई हेड इंजरी होती है, तब हमारे ब्रेन में ब्लीड होता है। तो ब्लीडिंग की वजह से उसमें ब्लड एक्यूमुलेट होगा और जो हमारा क्रेनियम है मतलब कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसमें हमें तीन चीजें नोटिस करनी है। तो वो तीन चीज का जो ट्रायड बनेगा उसे हम कुशिंग ट्रायड कहेंगे। उसमें आपको हाइपरटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, और इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अगर आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो वो मेंटेन करना है, ठीक है, तो आपको अपना बीपी भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना परफ्यूजन कम हो जाएगा ब्रेन का और इस्टीमिया की वजह से मेमोरी लॉस और पैरालिसिस हो सकता है। ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर कुशिंग ट्रायड आपको याद रखना है। बाद में बात करें तो सेगमेंटल इंटरनर्वेशन, ठीक है, तो उसमें बात करें जो बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियलिस मसल है तो उसमें C5 C6, बाद में जो ट्राइसेप्स है उसमें C6 C7 और C8 जो है वो नर्व इंटरवेंशन होता है। बाद में बात करें तो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स L1 और L2 की वजह से जो नी में है L2 L3 और L4 आपको याद रखना है, और एंकल में आपको S1 और S2 याद रखना है। ये काफी बार पूछा गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाद में आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन था कि जीन डिफेक्ट ऑन वाई क्रोमोसोम लीड्स टू मेल चाइल्ड बोर्न विदाउट पेनिस एंड टेस्टिस, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो SRY इफेक्टिंग सर्टोली सेल्स, ठीक है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बाद में बात करें तो फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरेबेलम के तीन पार्ट हो गए, वेस्टिबुलर सेरेबेलम, स्पाइनो सेरेबेलम और नियो सेरेबेलम। तो जो वेस्टिबुलर सेरेबेलम है उसका जो फंक्शन है वो है पोस्चर इक्विलिब्रियम और मसल टोन मेंटेनेंस, ठीक है। बाद में बात करें स्पाइनो सेरेबेलम, तो उसमें एरर कनेक्शन करेक्शन, स्मूथनेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी एयर मसल, ठीक है। और नियो सेरेबेलम की बात करें तो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट और टाइमिंग ऑफ मूवमेंट। तो जो सारे मूवमेंट के फीचर है वो नियो सेरेबेलम में आएंगे। और खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाद में आगे बढ़े तो जो काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क उसमें जो डिफरेंस है वो पूछा गया था। तो ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन है वो कम होता है, कैल्शियम और सोल्ट कम होता है, ठीक है, काउ मिल्क से, और जो फैट है वो ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो ये चीजें है वो काउ मिल्क से इसमें ज्यादा होती है ह्यूमन मिल्क में, और जबकि प्रोटीन और कैल्शियम सोल्ट ऐसे चीजें कम होती है। ह्यूमन मिल्क में टोरिन प्रोटीन देखने को मिलता है, केसिन काउ मिल्क में देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, या तो मैं आगे के रैपिड रिवीजन में इसे कवर कर लूंगा। बाद में बात करें तो ब्लैडर रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर आपके ब्लैडर में 150 ml यूरिन है तो आपको फर्स्ट अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन होगी। बाद में जब वो जो अमाउंट है वो 300 to 400 ml हो जाएगा तब आपको ब्लैडर में फुलनेस फील होगी, और 400 से 600 ml पर आपको डिस्कम्फर्ट, और 600 से 700 पर पेन, और आखिरी जो कैपेसिटी है ब्रेक पॉइंट है वो है 700 ml। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन है कि जो 150 ml पर देखने को मिलता है। बाद में बात करें तो जो बॉडी के वेरियस पार्ट है उसका फेड, फास्टिंग और स्टार्वेशन के स्टेज में फ्यूल कौन सा है, ठीक है। तो ब्रेन की बात करें तो फेड में ग्लूकोज, फास्टिंग में भी ग्लूकोज, क्योंकि फोलिक एसिड मोस्ट ऑफ ऑर्गन के लिए फ्यूल है फास्टिंग में, ठीक है। बट जो
फैटी एसिड है, माफ कीजिएगा, फोलिक में फैटी एसिड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। इसकी वजह से फास्टिंग में भी ब्रेन का जो फूड है वो ग्लूकोज ही रहेगा और स्टारवेशन में वो कीटोन बॉडी हो जाएगा। ठीक है, हार्ट की बात करें तो हार्ट का हर स्टेज में ग्लूकोज यूज नहीं होता। उसका जो फैट स्टेज है उसमें फैटी एसिड, फास्टिंग में भी फैटी एसिड और स्टारवेशन में कीटोन बॉडी यूज होगी। लीवर की बात करें तो लीवर, मसल और एडिपोस टिश्यू और आरबीसी, तो ये सब में ग्लूकोज ही यूज होगा फैट स्टेज में। ठीक है, बाद में बात करें तो फास्टिंग स्टेज, तो फास्टिंग स्टेज में जो लीवर, माफ कीजिएगा, हार्ट, लीवर, मसल और एडिपोस टिश्यू में फैटी एसिड ही यूज होगा। और जबकि आरबीसी के तो तीनों स्टेज में ग्लूकोज ही यूज होगा क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और फैटी एसिड का सिंथेसिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बाद में जो लीवर है वो स्टारवेशन में प्रोटीन एमिनो एसिड यूज करेंगे, मसल है तो वो फैटी एसिड, कीटोन बॉडी या एमिनो एसिड तीनों में से कुछ भी यूज कर सकता है। एडिपोस टिश्यू भी फैटी एसिड यूज करेगा। ठीक है, बाद में मोस्ट टिश्यू जो फैट है उसमें ग्लूकोज यूज करते हैं और फास्टिंग में फैटी एसिड। और बात करें तो फेटल हार्ट है वो ग्लूकोज यूज करता है, जबकि हार्ट फेलर में भी ग्लूकोज यूज होता है। जो नॉर्मल एडल्ट हार्ट है वो फैटी एसिड यूज करता है, जबकि फेटल हार्ट ग्लूकोज यूज करता है।